यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारी PT 365 की मैगजीन है पॉलिटी की, इसका पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो पार्ट हमारा 4 रहेगा, 4 पार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा यहाँ पर रहेगा 7 नंबर और 8 नंबर टॉपिक, और हमारी लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे जो इकोनॉमिक की मैगजीन आएगी। ठीक है, इकोनॉमिक की मैगजीन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से टॉपिक अपने देख लेते हैं 7वां नंबर टॉपिक क्या है। और मैंने देखो इससे पहले जो है कल मैंने भी डाला हुआ है जो दृष्टि का मेंटरशिप टेस्ट है वो भी मैंने डाला हुआ है। ठीक है, उससे पहले मैंने डाला था जो विजन का 50 क्वेश्चन का टेस्ट था, और UKT का जो टेस्ट था वो भी डाला हुआ था। ठीक है, तो जितने टेस्ट हैं ये सब मैं आपको कराता चल रहा हूँ साथ में। ठीक है, तो एक दिन आपका ये, और मॉर्निंग में आपका ये क्लास हो जाएगी और शाम को आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ देखो 7वां नंबर टॉपिक को हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे 7वां है आपका सुर्खियों में रहे जो महत्वपूर्ण संवैधानिक और वैधानिक जो हमारे निकाय हैं वो, और उसके बाद 8वां हमारा रहेगा गवर्नेंस। गवर्नेंस में आपको सब नहीं पढ़ना रहेगा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस में प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, PT के लिए सिर्फ वो यहाँ से हम कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपना 7वां नंबर से देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। यहाँ से ये आ गया आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपका है यहाँ से 7वां नंबर टॉपिक। राइट, यहाँ से आपको देखो ये क्या है, NHRC जो आपका है ये क्या है और ये कब बना। ठीक है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, 3-4 बातें आपको ये पता होना चाहिए। देखो पहले तो हमारा है ये न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ हमारा ये था क्योंकि लगातार दूसरे वर्ष भी यहाँ पर भारत के जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसको मानता जो प्रत्यापन है, जो प्राप्त मानवाधिकार निकाय का दर्जा है वो स्थगित कर दिया गया था। इस वजह से क्या जो 2 साल है वहाँ से न्यूज़ में बना हुआ है 2024 और आपको 2023 यहाँ से न्यूज़ में था। ठीक है, पूरा तो 2 साल तक यहाँ न्यूज़ में था, और UPSC ने भी क्वेश्चन 2 सालों में नहीं पूछा इससे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछने की काफ़ी यहाँ पर चांसेस बन जाते हैं। राइट, यहाँ पे देखो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इसका स्थापना या इसकी मान्यता देखो ये लिखनी है कि भारत की जो NHRC इसको 1999 में ही भारत के जो GANHRI है इसकी ओर से क्या है एक स्टेटस के तहत यहाँ पर मान्यता मिली हुई थी। ठीक है, ये होता क्या है पहले उसको देख लेते हैं। ये क्या होता है, ये हम इस राष्ट्रीय संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय जो समन्वय है इसके रूप में 1993 में स्थापित किया गया था, ताकि जो हमारे मानवाधिकार संरक्षण है इनके बारे में जागरूकता यहाँ पर बढ़ाई जा सके। राइट, इसको बोलते हैं घनरी करके, मतलब जी शॉर्ट फॉर्म इसका है घनरी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। राइट, क्या है इसकी मतलब क्लैरिफिकेशन देगा और इसके लोगों को संरक्षण और जागरूकता पैदा करेगा ये हो। ठीक है, इसको ए स्टेटस का दर्जा है तो यहाँ पर मान्यता मिली हुई थी। NHRC के एक स्टेटस केवल एक बार यानी 2016 में स्थगित किया गया था। ठीक है, याद रखना है जो हमारा NHRC है आपसे बोलेगा NHRC के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ठीक है, NHRC का जो दर्जा है वो 2018 में एक बार 2018 में और एक बार बोलेगा 2016 में क्या है स्थगित किया गया था। ठीक है, तो आपको क्या बताना गलत है क्योंकि सिर्फ 2016 में एक बार स्थगित किया गया है। ठीक है, इसे 2017 में जो ये GANHRI है इसकी प्रत्यापन उप समिति ने द्वारा पुनः बहाल इसको कर दिया गया था। ठीक है, एक आपका पॉइंट ये हो गया। दूसरा 2023 में NHRC की मान्यता को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, 2016 में किया गया था, उसके बाद 23 में यहाँ पर किया गया था। स्थगित करने के कारण में जो हमारे कर्मचारी उनके नेतृत्व में विविधता की कमी तथा हाशिए पर रहे जो समूह सुरक्षा है उसके लिए अपर्याप्त कार्रवाई का यहाँ पर हवाला दिया था। ठीक है, 2023 में हमारा इसकी मान्यता को क्या स्थगित किया था। ठीक है, और आपका जो यहाँ पर ऊपर था ये आपका ए स्टेटस वाला दर्जा था उसको यहाँ पे स्थगित किया गया था। ठीक है, दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है वो याद रखना है। NHRC होता क्या है, देखो NHRC इसमें क्या है सदस्य में भारत सहित 120 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, दिसंबर 2023 तक की बात कर रहा है और उसके बाद बड़े हो तो नहीं पता इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना दिसंबर तक बात की बोला है। ठीक है, तो दिसंबर 2023 तक क्या था 120 सदस्य थे भारत सहित यहाँ पर शामिल। राइट, और यहाँ पर जो हमारा NHRC का अध्यक्ष होगा ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होगा। ठीक है, NHRC के बारे में जो हमारी संरचना है एक तो ये होगी, दूसरी आपका ये पॉइंट ऊपर वाला हो गया। ठीक है, तीसरा वहाँ पे 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। आपसे पूछेगा NHRC के बारे में 5-6 में स्टेटमेंट देता हूँ आपको। पहले NHRC के बारे में विचार करना है। इसका सदस्य भारत अभी हाल ही में बना हुआ है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा इसमें 6 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा NHRC की जो मान्यता है इसे 2024 में रद्द किया गया था। ठीक है, अगला है इसमें जो 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं वो यहाँ पर एक पूर्णकालिक रूप में सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। किसी अन्य हाई कोर्ट है उसका भी यहाँ पर जो न्यायाधीश हो यहाँ पर रह सकता है। ठीक है, तो ये पूछा है। तो देखो किसी हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने आपको यहाँ बताया था यहाँ पर 6 सदस्य होते हैं तो गलत है, 5 ही सदस्य यहाँ पर होते हैं। राइट, और यहाँ पर ये 1 क्या था
यहाँ पे 1 मैंने क्या दिया हुआ था इसमें, देखो जो भी यहाँ पर है आपको सब स्टेटमेंट क्लियर दे रहा है बिल्कुल, जो भी यहाँ पर पूछा है, ठीक है। मैंने आपको एक बताया। और सुप्रीम कोर्ट जो था वहाँ पे बोला था मैंने कि इसका न्यायाधीश हो सकता है तो वो हो सकता है, लेकिन हाई कोर्ट का न्यायाधीश वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। हाई कोर्ट का क्या होगा, हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त जो हमारा किसी हाई कोर्ट का एक सेवानिवृत्त या सेवारत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ना कि न्यायाधीश, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और 2023 में इसकी मान्यता रद्द की थी, मैंने बताया था 2024 में, तो 24 वाला गलत होगा, ये 23 में था, ठीक है। तो इतने से पॉइंट आपको यहाँ से अच्छे से कवर होना चाहिए। यहाँ पर इसमें 120 सदस्य हैं, भारत इसमें हाल ही में शामिल हुआ था, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन को बनाने को सोचना है। अगला देखते हैं, डीम सदस्य, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला छोड़ देते हैं इसको। अगर देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो हमारा NHRC, इसके बारे में मुख्यालय इसका क्या है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। उत्पत्ति मानवाधिकार संरक्षण ने 1993 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, याद रखना है। जो हमारा NHRC है ये हमारा सांविधिक निकाय, ना कि संवैधानिक। संवैधानिक होता किसी आर्टिकल में होता, तो सांविधिक है तो आपका अधिनियम के तहत होगा, ठीक है। सांविधिक अधिनियम के तहत होता है, जबकि हमारा जो संवैधानिक होता है वो आर्टिकल के तहत यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। इसके संरक्षण में यहाँ पर 2006 और 2019 में संशोधन भी इसमें किया गया था। आपसे बोलेगा जो NHRC है ये एक हमारा संवैधानिक निकाय है, ठीक है। क्या है, पहला गलत हो गया। ये बोलेगा ये 2000 इसका जो हमारा अधिनियम का संरक्षण है, ठीक है, या इसमें परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया, ये 2007 और 2014 में इसका संरक्षण किया गया, मतलब 24 में इसका संशोधन किया गया, तो दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये 2006 और 19 में किया गया था, राइट। इसका मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में, ठीक है। तो हमारा ये क्या, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, राइट। ये बोलेगा 1992 के तहत स्थापित एक सामाजिक निकाय है, तो क्या 93 हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ गलत कर सकता है मैं वो आपको ये पॉइंट वहाँ पे बता रहा हूँ। अगला हमारा है, ये अधिनियम मानवाधिकार जो व्यक्ति है उसके जीवन, ठीक है, उसके जीवन स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित जो अधिकार हैं उसके रूप में यहाँ पर परिभाषित करता है। इन अधिकारों की गारंटी संविधान द्वारा दी गई है और ये इन्हें अंतर जो राष्ट्रीय संविधा है उसमें शामिल किया जाता है। भारत के न्यायाधीशों में, देखो भारत के जो हमारे न्यायालय हैं इनको द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। कैसे, भारत के द्वारा जो न्यायालय हैं इनको लागू किया जा सकता है, कैसे, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है। इनकी नियुक्ति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और जो हमारे सदस्य हैं इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाएगी, ठीक है। अगला, इसका लोकसभा अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे जो होंगे इसकी नियुक्ति में शामिल होंगे गृह मंत्रालय प्रभारी मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का नेता तथा राज्यसभा का उप सभापति। ये सब क्या हमारे इसके जो समिति में यहाँ पर शामिल होते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। आपसे बोलेगा जो NHRC की हमारी समिति है, ठीक है, इसमें कौन कौन यहाँ पर शामिल होता है, ये सब आपको याद रखना, चारों पॉइंट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चारों। अगला देखते हैं, कार्यकाल का क्या, NHRC की अध्यक्ष हमारे और 3 अध्यक्ष और सदस्य 3 साल या 70 वर्ष के होते हैं यहाँ पर, जो भी पहले हो वो पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। इनका अध्यक्ष और सदस्य के दोनों पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, ठीक है, जो हमारे अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। अब से बोलेगा जो हमारा NHRC है ये इसका जो कार्यकाल है 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है, तो क्या गलत हो गया, ठीक है। और ये बोलेगा ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, एक बार अगर हो जाएंगे तो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तो क्या गलत हो जाएगा, ये पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होते हैं, ठीक है। पद से हटाना, इनको पद से कैसे हटा सकते हैं, अध्यक्ष और सदस्य दोनों को सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के बाद सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर इनको राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा पद से हटा जा सकता है। आपसे बोलेगा कि इनको पद से नहीं हटाया जा सकता है, इनको कोई यहाँ पर उल्लेख संविधान में नहीं है कि इनको पद से हटाया जाए, तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। NHRC की शक्तियाँ क्या हो सकती हैं, NHRC की शक्तियाँ, इसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विशेष रूप से निम्नलिखित मामले यहाँ पर संबंध में सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे कि क्या क्या, जैसे कि आपका हो जाएगा जो हलफनामे है उसका साक्ष्य प्राप्त करना, किसी दस्तावेज की खोज की प्रस्तुति, ठीक है, यह गवाह के दस्तावेज की जांच को कमीशन को नियुक्त करना, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसकी शक्तियाँ प्राप्त हैं इनसे NHRC की, ठीक है। अगला है NHRC के कार्य क्या होते हैं, देखो NHRC के कार्य है ये मानवाधिकार है उसको उल्लंघन की जांच करना, मानवाधिकार उल्लंघन में संबंधित मामलों का हस्तक्षेप करना और राज्य सरकार के तहत आने वाली किसी संस्था या जेल का दौरा करना, ठीक है, कानून और प्रक्रियाओं का समीक्षा करना और इन कारणों की समीक्षा करना। आपसे क्वेश्चन बोलेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। NHRC के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट आपको यहाँ से दे देगा। तो ये चारों बातें आपको ध्यान से देख लेनी कि कौन सी बातें इसमें सही है कौन सी गलत है। आपको A4 पेज में लिख लेना है कि NHRC के कार्य, ये हमारे कार्य हैं, ऐसे करके बनाना है आपको, ऐसे करके पूरा नहीं लिखना है कि जैसे हम आप पे लाइन करके लाइन बाय लिख दिया पूरा बना दिया ऐसे करके नोट्स, ऐसा नहीं करके नहीं लिखना है आपको, NHRC डालना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ, NHRC लिखा, हमारे कितने 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 कार्य हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख सकते हो, या 5 टाइप पे आप जो ऐसे करके बना सकते हो, ऐसा करके ऐसा,
ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे एनएचआरसी हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे लिख सकते हो, अच्छे से याद हो जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो हमारा सीबीआई होता है उसके बारे में देखो पूछा है, क्या इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर रखा है। आर्टिकल हमारा जो 131 है, ठीक है, 131 हमारा जो है ये पश्चिम बंगाल के मुकदमा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर किया गया था। ये राज्य के अनुसार राज्य किसी पूर्व अनुमति सहमति के बिना मामले की एक तरफा तरीके से सीबीआई जांच करने के लिए यहाँ पर केंद्र का निर्णय संविधान के अतिक्रमण संवाद का उल्लंघन होगा, ठीक है। तो देखते हैं 131 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद निर्णय का मूल अधिकार क्षेत्र होता है। इंपॉर्टेंट है 131 आर्टिकल, याद रखना है। आगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में सीबीआई, इसके बारे में इसकी उत्पत्ति स्थापना 1963 में की गई थी। इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार की रोकथाम जो हमारी संथानम समिति थी उससे यहाँ पर उत्पत्ति इसकी की गई, मतलब इसकी उत्पत्ति से यहाँ पर इसकी सिफारिश की गई थी, स्थापना की, ठीक है। अगला मंत्रालय क्या है, ये कार्मिक और पेंशन लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन काम करता है। आपसे बोलेगा जो सीबीआई है ये हमारा गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है इसकी स्थापना 1964 के तहत स्थापित भ्रष्टाचार रोकथाम जो संथानम समिति है उसकी सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। तो 64 नहीं 63, और यहाँ पे क्या था, इसकी जो हमारा गृह मंत्रालय नहीं होगा, ये आपका होगा कार्मिक पेंशन मंत्रालय। स्थिति क्या है, ये एक गैर वैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्था है। ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSP इस अधिनियम 1946 द्वारा शासित होती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट ये। अगला इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, सीबीआई भारत के प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है, ठीक है। सीबीआई क्या है, भारत में प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है, ठीक है। यह इंटरपोल के सदस्य देशों की जो ओर से जांच करना समन्वय करती है। इसके आदर्श वाक्य क्या है, मोटो इसका क्या है, इसकी उद्यमिता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, है ना, ये सब की क्या है, अच्छे से जांच करना, ठीक है, इसका मोटो है ये। विजन क्या है इसका भी सार्वजनिक जीवन के भ्रष्टाचार को रोकना, ठीक है, और अंकुश लगाना, साइबर और उच्च प्रौद्योगिकी आधारित अपराध से लड़ना, ठीक है। इसकी देखो संरचना क्या हो सकती है, स्ट्रक्चर इससे क्या हो सकता है ना, कंपोजिशन है वो क्या हो सकती है। निदेशक, इसमें विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशक द्वारा सहायता प्राप्त होता है। इसमें संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, ठीक है, पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी समान रैंक के पुलिसकर्मी यहाँ पर इसकी शामिल होंगे। इसकी संरचना होगी, पूरा स्ट्रक्चर होगा इनका, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो सीबीआई के जो निदेशक की करने की जो हमारी समिति है, इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष के नेता या सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता यहाँ पर इसके भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके नामित जो सुप्रीम कोर्ट है कोई अन्य न्यायाधीश यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है यहाँ से सीबीआई द्वारा जांच किए जाने वाले मामलों के प्रकार, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, विशेष अपराध और स्वतः यहाँ पर संज्ञान यहाँ पर ये शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें देखो सीबीआई राज्य की सहमति क्या है यहाँ पर, इसमें वो देख लेते हैं। यहाँ से सीबीआई के राज्य के प्रत्येक या अलग अलग जो मामले हैं उसकी जांच के लिए हर बार जो सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ये हमारा समान में ये सहमति में आएगा, ठीक है। विशेष में क्या आएगा, इसमें सीबीआई का प्रत्येक मामले या केस की जांच करने से पहले राज्य सरकार के यहाँ समझ आवेदन करना होगा, ठीक है, ये हमारा विशेष में आ जाएगा, ठीक है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना जो है ये मैं ऊपर बता चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। दोनों याद रखने की इसकी समान हमारी सहमति कब होगी और विशेष सहमति इसकी कब होती है, ठीक है। बस एक बार पढ़ लेना है, क्वेश्चन तो इतना नहीं पूछेगा यहाँ से, आपको पता होना चाहिए जो इसकी सीबीआई के हमारे विशेष काम क्या है और आपके जो समान होते हैं वो क्या होंगे। अगला देखते हैं, लोकपाल क्या है, लोकपाल है यहाँ पे स्थापना इसका और इसका उद्देश्य, यह भ्रष्टाचार रोधी संस्था है, ठीक है। इसे लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले जो होते हैं उनकी जांच करने के लिए यहाँ पर उन पर मुकदमा चलाने के लिए लोकायुक्त हमारा अधिनियम 2013 के स्थापित किया गया, ठीक है। प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC दोनों लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की थी। किसने, प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक हमारे जो आयोग है इन्होंने दोनों ने यहाँ पर क्या है, लोकपाल संस्था की स्थापना यहाँ पर सिफारिश यहाँ की थी। तो दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे ये दोनों इसके यहाँ इसकी सिफारिश हो जाएंगे, ठीक है। अगला है राज्य स्तर पर लोकायुक्त का यहाँ पर गठन किया जाता है, ठीक है। जो राज्य स्तर पर क्या लोकायुक्त हो जो उनका गठन किया जाएगा और इसकी संरचना भी राज्यों द्वारा एक समान नहीं होती है, राइट। लोकायुक्त की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल द्वारा आमतौर पर संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श से यहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। इनकी नियुक्ति याद रखना है और यहाँ पर यह भी याद रखना है कि इनकी किसकी सिफारिश यहाँ पर रहेगी, जो हमारा प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार है, ठीक है। अगला देखते हैं, लोकपाल की संरचना क्या होगी। लोकपाल में एक अध्यक्ष, वर्तमान या भूतपूर्व भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI या सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान
जो न्यायाधीश होता है वो, ठीक है। 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल के 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब से बोलेगा जो लोकपाल के हमारे 8 सदस्य होते हैं, इनकी लोकपाल में जो कम से कम 60% जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति हमारी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो क्या गलत है? जब बोल देगा आधे से अधिक की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तो गलत है। आधे से अधिक मतलब 50 से अधिक तो क्या 151 हो गया या 51 से अधिक हो गया, ठीक है। तो 50% ही सिर्फ की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष 2019 में भारत के प्रथम लोकपाल थे और न्यायमूर्ति AM खानविलकर वर्तमान लोकपाल हैं। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश को प्राप्त करने के बाद यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। उसका कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी यहाँ पर पहले हो, ठीक है। याद रखना है लोकपाल के मैंने क्या बताया 5 वर्ष 70 वर्ष, और मैंने ऊपर भी आपको बताया था एक 3 और कितना 65, ठीक है। वो चीज़ भी आपको याद रखना है। जो लोकपाल होगा उसका 5 और 70 याद रखना है। एकदम मिक्स नहीं करना है किसी चीज़ को लेके। जो मैं बताऊँ सीधे से ऊपर पेज ऊपर पलट लो और फिर से देख लो क्या क्या था, यहाँ पे क्या था, तो माइंड में क्लियरिटी बन जाएगी, ठीक है। ये 5 वर्ष और 70 वर्ष होगा जो भी पहले हो। लोकपाल का अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद लोकपाल अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। वहाँ पे क्या था ऊपर मैंने पढ़ा था, उसमें क्या नियुक्ति के पात्र थे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा रहेगा लोकपाल में यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। हालांकि लोकपाल का कोई सदस्य लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के पात्र होगा यदि सदस्य के रूप में उसका कुल कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं हुआ। अगर 5 वर्ष से अधिक तुम्हारा कार्यकाल नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या है, ये जो है सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल अगर नहीं हुआ तो अध्यक्ष यहाँ पर वो बन सकता है, ठीक है। लोकपाल की जो हमारी चयन समिति होती है ये क्या होती है, एक तो प्रधानमंत्री हमारा अध्यक्ष होता है, पूरा स्ट्रक्चर है। लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर सदस्य हो जाएगा इसका। लोकसभा के विपक्ष का नेता ये हमारा सदस्य हो गए। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या CJI जो नामित यहाँ पर है तो ये हमारे सेबी सदस्य हो गए, ठीक है। और सदस्य कौन है, राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रख्यात विषय जो हमारी विधिवेता है वो सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बोलेगा कि आपसे बोलेगा कि लोकपाल के बारे में आपको विचार करना है, ठीक है। लोकपाल के बारे में आपको क्या है विचार करना है। पहला स्टेटमेंट देगा कि प्रधानमंत्री का इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसका जो CJI द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का ये न्यायाधीश जो होगा ये सदस्य होंगे इसके, ठीक है। लोकसभा में लोकसभा का जो नेता होगा या लोकसभा का अध्यक्ष भी इसका सदस्य होगा और लोकसभा का विपक्ष का नेता भी इसका सदस्य होगा। तो एकदम करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और सभी स्टेटमेंट हमारे एकदम सही है, ठीक है। डाउट थोड़ा ये रहेगा लोगों को कि जो लोकसभा का विपक्ष का सदस्य है ना, विपक्ष का जो होता है वो नेता और लोकसभा का अध्यक्ष ये दोनों सदस्य होते हैं, ठीक है, बराबर इक्वल होते हैं और आपको सुप्रीम कोर्ट भी इक्वल है। तो लोगों को लगेगा कि इक्वल नहीं होना चाहिए, जिसने नहीं पढ़ा होगा, बाकी जो पढ़ेगा वो तो कर लेगा अपने यहाँ से क्या कि इनके इक्वल के सब इक्वल थे यहाँ पर, प्रधानमंत्री से अध्यक्ष था, बाकी सब यहाँ पे इनके सदस्य हैं, ठीक है। अगला है लोकपाल के 2 विंग कौन कौन से हैं, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं, आगे आते हैं, भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार आरोपों की जांच करने के लिए लोकपाल का क्षेत्राधिकार क्या हो सकता है। इसका क्षेत्राधिकार होगा प्रधानमंत्री या यहाँ पर केंद्र सरकार में मंत्री या सदस्य संसद के जो ग्रुप ABCD के तहत सरकारी यहाँ पर केंद्र सरकार के अधिकारी हैं उनको लेकर यह ये जांच करने का अधिकार दे सकता है, इसके पास अधिकार होगा, ठीक है। कोई किसी भी बोर्ड, निगम, सोसाइटी, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी जो होंगे और निदेशक जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित है या पूर्ण रूप से आंशिक रूप से संघ या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया इनको, तो भी ये भी क्या है यहाँ पर इसके क्षेत्राधिकार में आएगा। और कोई भी यहाँ पर सोसाइटी, ट्रस्ट या निकाय जो 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी अंशदान प्राप्त करता है, ठीक है, ये सब हमारे क्या है लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आएंगे। अगला देखते हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे कि लोकपाल का क्षेत्राधिकार में से क्या है। जो क्षेत्राधिकार हमारे सब इसके क्षेत्र का मतलब हमारे इसके जो क्राइटेरिया होगा इसके अंतर्गत ये सब आएंगे आपके। अन्य यहाँ पर सुर्खियों में टॉपिक है, एक तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, NCBC, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। संविधान के हमारा निकाय, संवैधानिक निकाय 102 संविधान संशोधन 2018 के तहत संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 338B के तहत, ठीक है, ये हमारा क्या है ये जो बना था, ठीक है। और अनुच्छेद 338B के तहत केंद्र और प्रत्येक राज्य सरकार के लिए ये अनिवार्य होगा कि OBC के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सभी जो प्रमुख नीतिगत मामले हैं उन पर SCBC परामर्श करे, ठीक है। संरचना क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, अन्य सदस्य 3 होंगे यहाँ पर जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनकी सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ये स्ट्रक्चर सिर्फ इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। और एक आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है 338, राइट। अगला है यहाँ से
शक्तियाँ क्या हैं? आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट, हमारा जो एनसीबीसी होता है इसके पास आयोग के लिए सभी जो न्यायालय की शक्तियाँ हैं वो इसके पास मौजूद होती हैं। एनसीबीसी के कार्य क्या होते हैं? पिछड़े वर्ग के जो रक्षा उपायों की जांच करना, निगरानी करना, पिछड़े वर्ग द्वारा अधिकारों की वंचित हो रहे हैं उनके संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, ठीक है। और पिछड़े वर्ग के यहाँ पर जो रक्षा उपायों को लागू करने के लिए संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उसमें सिफारिश करना। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर के 2 और ये तीसरा वाला, ठीक है। अगला है हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसको बोलते हैं NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। शेड्यूल कास्ट वो आपका था बैकवर्ड कास्ट का, ठीक है। तो हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सिविल या क्रिमिनल जो कोर्ट की तरह जांच करने का आदेश यहाँ पर कोई निर्देश का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत संवैधानिक निकाय है। वो कौन सा था? 338 बी था। ये हमारा संवैधानिक निकाय, जो भी आर्टिकल में आएगा वो हमारा संवैधानिक होगा, जो संविधिक होगा वो आपका आएगा अधिनियम के तहत, ठीक है। संरचना क्या होगी? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, सेम वैसे ही वो भी था, ठीक है। कार्यालय 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं और 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए यहाँ पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। दो कार्यकाल के बाद से अधिक वो नहीं रह सकते हैं इसमें। अगला इनके कार्य क्या होंगे? इनका कार्य है अनुसूचित जाति के लिए जो हमारा संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपाय है उससे संबंधित मामले की जांच और निगरानी करना, राइट। अगला देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जो है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हाल ही में यूपीएससी अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल जो समाप्त होने के बाद 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया, ठीक है। कार्यकाल समाप्त होने से 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया, ठीक है। देखते हैं इसको। यूपीएससी के बारे में आर्टिकल हमारा 315 ये उल्लेख है, ये संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग के प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग हुआ, ये वहाँ पर बताता है हमारा 315 आर्टिकल। यूपीएससी के अध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 316, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। 2 में कार्यकाल और पहले बता चुका हूँ, वो भी याद रखना है, 2 और एक तीसरा कार्यकाल है, ठीक है। नियुक्ति के लिए पात्रता इनकी क्या होगी? केंद्र सरकार या किसी राज्य के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक सरकारी कार्यों का अनुभव किया गया हो, ठीक है। और सेवानिवृत्त के बाद वह भारत सरकार के किसी भी राज्य के अधीन नियोजन यानी जो रोजगार है उसके लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। उनको पद से हटाया जाना, कैसे उनको पद से हटाया जा सकता है? इनको पद से राष्ट्रपति द्वारा उच्च दिवालिया घोषित कर दिया गया तो, या वह मानसिक या शारीरिक विकृत पद से यहाँ पर बंधन अच्छा हो तो। ये 2 पॉइंट सिर्फ इंपॉर्टेंट है पद से हटाने का। अगला है राज्य वित्त आयोग, ठीक है, जो हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, इसके बारे में ये आपका है केरल जो राज्य मंत्रिमंडल 7वें राज्य वित्त आयोग के यहाँ पर गठन को मंजूरी दी है। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में एक वित्त आयोग गठन करने का अधिकार देता है, ठीक है। याद रखना है कौन सा आर्टिकल स्टेट में जो हमारा वित्त आयोग का गठन करेगा वो। 243(1) में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। राज्य वित्त आयोग हमारा पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय स्थिति समीक्षा करता है, साथ ही ये निम्नलिखित विषयों पर भी अपना सिद्धांत की सिफारिश करता है, जैसे कि राज्य की निवल का राय है उसमें पंचायत का बीच वितरण, पंचायत को सौंपने जाने के लिए करों का यहाँ पर टोल जो शुल्क होता है उसका निर्धारण, ठीक है। और राज्य संचित निधि से पंचायतों की सहायता का अनुदान। सिर्फ ये वाला हमारा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला, ठीक है। और 2 बातें यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया आपको कि कौन से यहाँ पर संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आया था, कौन सा आर्टिकल में, ठीक है। अनुच्छेद 243(y) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं के लिए भी इसी तरह सिफारिश करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। केंद्रीय जो हमारी सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी है, इसको देखते हैं। सीवीसी जो हमारा है उत्पत्ति सीवीसी अधिनियम 2003 के तहत एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। इसकी स्थापना 1964 में की हुई थी। भ्रष्टाचार निवारण के संस्थानम समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार के संकल्प के माध्यम से स्थापित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। 1988 में इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश के माध्यम से वैधानिक दर्जा यहाँ पर प्रदान किया गया था, राइट। इसमें सदस्य क्या होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, स्थानीय 3 सदस्य निकाय, ठीक है, और 1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त यहाँ पर होते हैं, ठीक है। नियुक्ति कैसे होगी? नियुक्ति हमारी हो जाएगी इनकी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है और गृह मंत्री आपके सदस्य होंगे और लोकसभा यहाँ पे विपक्ष का नेता वो भी आपका सदस्य होता है, ठीक है। इनके काम क्या होंगे? लोकपाल द्वारा भेजी गई जो शिकायत है उसकी प्रारंभिक जांच करना और केंद्रीय जो अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के काम को यहाँ पर देख रेख करना, ठीक है। सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। अगला है विधि आयोग क्या होता है? विधि आयोग हमारा राष्ट्रपति ने 23वें विधि आयोग के यहाँ पर गठन को मंजूरी दे दी है, ठीक है। 1 सितंबर 2024 को 31 अगस्त 2027 तक कार्यकाल के लिए यहाँ पर किया गया इनका। 23वें विधि आयोग के बारे में
सौंपे गए कार्य क्या है? भारतीय विधिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, कानून को सुधार करने के लिए पर समीक्षा करना और सुझाव देना। इनकी संरचना क्या होगी? इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 सदस्य और एक पदेन यहाँ पर एक पदेन एवं अंशकालिक सदस्य यहाँ शामिल होगा। ठीक है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन से सदस्य होंगे। ठीक है, इसको छोड़ देना और मैं बताता हूँ क्या यहाँ पर। जैसे कि भारतीय विधि आयोग के बारे में, इतिहास में जो हमारा है, विधि आयोग का गठन पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मैकॉले के अध्यक्षता में किया गया था। ये तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इस आयोग की चार्टर एक्ट 1833 के तहत किए गए जो अधिकार थे उस पर यहाँ पर गठन किया गया था इसका। ठीक है, प्रकार क्या है? ये विधि न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अगला है गैर संवैधानिक नहीं, गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है, ये इसका कार्य क्या होगा? ये विधिक विषयों पर रिसर्च करता है और जो विचार है उस पर आधार पर सिफारिशें प्रदान करेगा। ठीक है, 2 से 3 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक हमारा गैर संवैधानिक है और जो इतिहास को लेकर हमारा जो कुछ पॉइंट था ये आपको पता होना चाहिए इसके। ठीक है, अगला है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। राइट, नीति आयोग हमारा क्या है? नीति आयोग हमारा देखो इसकी संरचना क्या होगी, आपको सबको पता ही क्योंकि काफी टाइम से नीति आयोग पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अध्यक्ष हमारा भारत का प्रधानमंत्री, गवर्नर काउंसिल यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, सिर्फ आपको पढ़ना है इसको। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस आपको पता हो कि नीति आयोग में कौन होता है, क्या क्या सदस्य होते हैं, क्या उनका काम होता है, बस इतना देखना है आपको। ठीक है, आगे का देखते हैं टॉपिक हमारा। आगे टॉपिक हमारा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसको देख लेते हैं। यूनिवर्सल पोस्टल हमारा यूनियन, इसके बारे में, इसकी उत्पत्ति बर्न की संधि द्वारा 9 अक्टूबर 1874 को जनरल पोस्टल यूनियन के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है, यूपीयू की स्थापना अवसर प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना के अवसर पर ही हमारा जो प्रत्येक 9 अक्टूबर को क्या विश्व डाक दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। मुख्यालय इसका बर्न, स्विट्जरलैंड। 192 देश, भारत इसके सबसे पुराने और सबसे सक्रिय सदस्यों में शामिल है। ये चीज़ आपको याद रखना है, सिर्फ एक ये पॉइंट और एक आपका इसका जो हेडक्वार्टर है और यहाँ पे जो 9 अक्टूबर को हमारा विश्व डाक दिवस मनाया था किसके अवसर पर मनाया था ये। ठीक है, यूपीयू जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है, इतना कुछ पूछिएगा नहीं, बट आपको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करा दे रहा हूँ कि अगर पूछता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन तो आपको ये लगे कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा टॉपिक खत्म, स्टार्ट करते हैं 8वां नंबर टॉपिक जो गवर्नेंस है। ठीक है, गवर्नेंस में वो टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा गवर्नेंस जो टॉपिक होता है ये आपका मेंस का टॉपिक है। राइट, तो हमारा जो यहाँ से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे कि देखो पहले टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ, सूचना का अधिकार, आरटीआई। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर 2005। ठीक है, इसमें है 2005 का सूचना अधिकार जो आरटीआई अधिनियम 2005 को लागू के 20 साल पूरे हो गए। ठीक है, क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला था, जो जिसका 10 साल पूरा हो रहा है, 20 साल पूरा हो रहा है, ये किसी का 15 साल पूरा हो रहा है, 40 साल पूरा, 50 साल पूरा हो रहा है। ठीक है, 100 साल पूरा हो रहा है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा। मैं एग्जांपल भी बताया था मैंने कि 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 1935 पे, 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसके कितने साल पूरे होने वाले थे अभी 2025 में, उसके होने थे 90 वर्ष पूरे, तो इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया था। वो यहाँ पर भी क्या 20 साल पूरे हो गए तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आरटीआई के बारे में 2005 के बारे में देखते हैं क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है इसको। ठीक है, इसमें पूरा इसको मैंने हाईलाइट कर दिया अच्छे से। आरटीआई 2005 के बारे में, इसकी उत्पत्ति ये जून 2005 में पारित हुआ और अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या था, यह अधिनियम नागरिकों को लोक प्राधिकारी थे उनके नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार यहाँ पर प्रदान करता था इसको। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य होगा। इसकी समन्वयक एजेंसी कौन सी होगी, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय और कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, ये इसकी एजेंसियाँ होंगी। ठीक है, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं यहाँ से। भारत प्रशासन पारदर्शिता जवाबदेही बढ़ावा देने के लिए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 यहाँ पर पारित किया था। ठीक है, बाद में आरटीआई अधिनियम 2005 फ्रीडम जो इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसको यहाँ पर स्थान ले लिया। आपसे बोलेगा जो आरटीआई का हमारा स्थान था, आरटीआई पहले जो हमारा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का एक्ट था 2002 में, उसमें आरटीआई ने स्थान यहाँ पर ले लिया था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जो किसका स्थान यहाँ पर लिया था इसने, जो आरटीआई अब बन गया है 2005 को। ठीक है, एक पॉइंट ये। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य न्यायालय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार बाद में सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है। ठीक है, ये 2 पॉइंट ये, और एक हमारा जो एजेंसी है क्या एजेंसी यहाँ पर के रूप में काम करेगी। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति यहाँ पर कब हुई थी, 4 पॉइंट यहाँ पे देखने हैं आपको। उसके बाद केंद्रीय जो हमारा केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग जो होता है, इसमें केंद्रीय और सूचना आयोग सदस्य एक मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, और सूचना आयुक्त यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। अधिकतम यहाँ पर 10 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इनकी सिफारिश जो होगी, इनकी नियुक्ति जो होती है इनकी एक समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस समिति की संरचना इस प्रकार है, प्रधानमंत्री, ठीक है, समिति के अध्यक्ष होंगे हमारे,
और लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री यहाँ पर शामिल होंगे, राइट। CIC की कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि होगी, ये याद रखना है, जो हमारा कार्यकाल इसका होगा 3 वर्ष का होगा, ठीक है। केंद्रीय लोक जो हमारे सूचना अधिकारी हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं ये किन पर लागू हो सकते हैं, है ना। ये बोला किन पर लागू हो सकते हैं। RTI अधिनियम देश के सभी लोग जो प्राधिकरण है उस पर लागू हो सकते हैं। इसमें संविधान के तहत स्थापित संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून उचित सरकार द्वारा यहाँ पर जारी करना और अधिसूचना जो हमारे आदेश हैं उस पर स्थापित सभी जो सरकारी प्राधिकरण है उसका एक निकाय में शामिल होगा, ठीक है। इसमें सरकारी निकाय, राज्य नियंत्रित निकाय और केंद्र द्वारा जो हमारे राज्य हैं उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित के लिए जो सरकारी संगठन है वो भी यहाँ पर इसमें शामिल होंगे, ठीक है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बोला कि कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। उतना नहीं देखना है क्योंकि इतना डीप जो है ये, अगर ये RTI के बारे में पूछेगा तो ऊपर मैं बता चुका हूँ, उतने से लेकर क्वेश्चन नोट डालेगा वो, ठीक है। बाकी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि भारत में मुख्य न्यायाधीश पद लोक प्राधिकरण में शामिल है, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया था। और हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि तमिलनाडु सहकारी सोसाइटी जो है उसके तहत एक पंजीकृत सूचना अधिकार के तहत यहाँ पर ये लोक प्राधिकरण नहीं होगी। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर जो मैंने बताया था आपको ये चीज़, ये आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी उम्मीद है, ठीक है। अगला है, हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐसे मामले जिन पर सूचना प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। हमारा देखो जो सूचना, हमारा जो अधिकार है इसका राइट इन्फॉर्मेशन जो हमारा है, इसके लिए सूचना जो है किसके लिए प्रकटीकरण कर सकते हो आप, किसके लिए यहाँ पर छूट प्राप्त है, ठीक है। जिसमें से आपका संसद, राज्य विधान मंडल के जो विशेषाधिकार है उसका उल्लंघन हो, ठीक है। कैबिनेट के दस्तावेज, राइट, और व्यक्तिगत जो जानकारी उससे संबंधित सूचना, ठीक है। न्यायालय की अवमानना होने की संभावना अगर होती है तो, ठीक है। और अन्य देश की गोपनीय रूप से जानकारी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा अपराध को बढ़ावा मिलने की संभावना। तो ये तीन पॉइंट या 2 पॉइंट, 5 पॉइंट आपके यहाँ से जो है सूचना के प्रकटीकरण से जिनका छूट प्राप्त है धारा 8 के तहत, ठीक है। ये आपको देखना है। आगे देखते हैं, आधार यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक है आधार। आधार यहाँ पर जो हमारा आधार कार्ड हम यूज करते हैं उसको लेकर यहाँ पर है विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफाइड, जो आपका अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, UIDAI, ठीक है। इसके बारे में, इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन आपका है, इसका गठन 2016 में प्रावधान के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसे 2016 में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया। किसके तहत, कौन सा मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के तहत, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये बोल देगा गृह मंत्रालय है ना, या बोल देगा आपका पेंशन कार्मिक मंत्रालय, तो गलत होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, किसके तहत स्थापित किया गया था और कब। कार्य से क्या है, इसका कार्य होता है ये आधार कार्ड बनाने, उसमें सुधार करने और जारी करने का काम करता है। साथ ही ये आधार का नामांकन, प्रमाण पत्र, अपडेशन की प्रक्रिया भी नियंत्रित करता है, ठीक है। आधार संख्या को ग्राहकों की पहचान संबंधी जानकारी प्रमाणीकरण का रिकॉर्ड सुनिश्चित करता है। व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करता है ये, ठीक है। इनके कुछ यहाँ पर विशेषताएं भी हैं, जैसे कि आधार की कुछ प्रमुख विशेषताएं। आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। ये किसी भी नागरिक के पास इसकी डुप्लीकेट संख्या नहीं हो सकती क्योंकि ये उसके व्यक्तिगत बायोमेट्रिक से जुड़ी होती है, ठीक है। अगला है, ये भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी किया था। UIDAI द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है इसको और हटाया भी जा सकता है। अगर UIDAI चाहे हमारी जो, तो उसको निष्क्रिय कर सकती है और उसको हटा भी सकती है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और ये जो नीचे मैंने कट किया हुआ ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत दिया, मतलब गलत क्या है, मैं आपको इतना ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपना काम के पॉइंट जो प्रीलिम्स में आ सकता है क्वेश्चन वहाँ से इतना देखना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं, यहाँ से आगे है के पुट्टास्वामी व से जुड़े निर्णय 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार विनिमय संवैधानिकता की पुष्टि की थी। कोर्ट के निर्णय से कुछ निष्कर्ष यहाँ पर आए थे, जैसे कि आधार मेटा डेटा को 6 महीने के अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है, याद रखना है, 6 महीने से अधिक। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है, राइट। और समाज कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य होगा और इसे लोगों को बैंक खाते खुलवाने के, मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में नहीं थोपा जा सकता है, ठीक है। और क्या होगा, राज्य आधार जो हमारा डेटा साझा करने के लिए निजी कंपनियों के साथ अनुबंध नहीं कर सकता क्योंकि इसमें निजता का अधिकार उल्लंघन हो सकता है, ठीक है। राज्य क्या है, जो प्राइवेट कंपनियां उन पर डाटा इनको नहीं देगा क्योंकि क्या है, इसमें निजता मतलब जो हमारा प्राइवेसी है उस पर यहाँ पर हो सकता है, इस वजह से क्या डाटा इनको नहीं देगा वो, ठीक है। तो हमारा ये 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला है,
केंद्र प्रायोजित योजना जिसको बोलते हैं हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। इसको क्या है, देखो सीएसएस के हमारे क्या प्रकार हो सकते हैं। इसके कोर योजनाएं, इनमें तो ये योजनाएं राष्ट्रीय विकास बैंक एजेंडा में शामिल होती हैं। उदाहरण क्या होता है, हरित क्रांति, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम जो सड़क योजना है, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब हमारी जो कोर योजनाएं हैं ये सब इसमें सीएसएस में शामिल होती हैं। कोर ऑफ द कोर योजनाएं जो होती है हमारी, ये क्या है, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक समावेशन के लिए 6 योजनाएं इसमें शामिल है। राष्ट्रीय विकास जो एजेंडा है एनडीए उसको लेकर के, ठीक है। जैसे कि मनरेगा, राष्ट्रीय समाज जो हमारा जो सहायता कार्यक्रम है, ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पर कुछ काम, ठीक है। और कुछ यहाँ पर 3 अम्ब्रेला योजनाएं जो यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पर काम करेंगी, ठीक है। तो कोर ऑफ द कोर योजना में हमारी ये शामिल हो जाएंगी, कोर में ये शामिल हो जाएंगी। और वैकल्पिक योजना में हमारी कौन होगी, चयन करने की जो हमारी स्वतंत्रता है, कुछ भी चयन कर सकते, जैसे कि सीमा क्षेत्र में विकास का कार्यक्रम, श्यामा जो प्रसाद मुखर्जी है, रूरल जो रूरबन मिशन है, अर्बन प्लस रूरल मिला के रूरबन, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर वैकल्पिक मिशन में शामिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बस एक बार पता होना चाहिए कि हमारी जो कोर योजना होती है उसमें कौन कौन सी योजना शामिल होगी, जो द कोर ऑफ द कोर होगी इसमें कौन सी योजना है, और जो वैकल्पिक योजना उसमें कौन सी शामिल होंगी। तो 3 पॉइंट आपको योजना के बारे में थोड़ी सी बातें, जरूरी नहीं कि आपको 5-6 योजनाएं दी तो 5 योजना पता हो, बस थोड़ा सा आपको हिंट पता होना चाहिए कि इसके तहत ये योजना हमारी आती है, ठीक है। अगला है केंद्र प्रायोजित योजना जो हमारी है, परिभाषा क्या होगी इसकी, ऐसी योजनाएं जिन्हें केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित यहाँ पर किया था, जिन्हें संविधान की राज्य सूची व समवर्ती सूची में आने वाले जो क्षेत्र हैं इसके राज्यों की सहायता जो हमारे कार्यान्वयन यहाँ पर इसमें किया जाएगा, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है, वर्तमान में ढांचा सीएसएस की नियुक्ति के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्रियों के लिए उप समूह की रिपोर्ट यहाँ पर 2015 पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद फोकस यहाँ पर क्या होगा, फोकस उन योजनाओं पर रहता है जिन्हें विजन 2022 को साकार करने के लिए राष्ट्रीय विकास एजेंडा में यहाँ पर शामिल किया गया और इनके तहत केंद्र और राज्य के साथ मिलकर उनको काम करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पर सीएसएस है, उसके यहाँ पर ये प्रकार हो जाएंगे आपके, इसकी योजनाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते। अगला यहाँ से बोला है वर्तमान स्थिति क्या, वर्तमान स्थिति देखो 75 केंद्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत यहाँ पर इनको किया गया। केंद्रीय बजट में 2025 के अनुसार 24-25 के अनुसार मौजूदा समय में केंद्र सरकार अपनी कुल बजटीय व्यय का लगभग 10.4% वर्तमान में चल रही जो 75% है वो यहाँ पर खर्च करती है, ठीक है। कुछ हमारा डाटा यहाँ पर है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना है। वित्त पोषण क्या है यहाँ पर इसका वित्त पोषण में सभी हस्तांतरण राज्य की संचित निधि के माध्यम से किए जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि धनराशि सीधे राज्य के जो प्राथमिक सरकारी खाते हैं उसमें जमा की जाती है, ठीक है। अगला है हमारा 8 पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्य हैं। इसमें योजना के वित्त पोषण के केंद्र व राज्यों के बीच हिस्सेदारी 90 और 10% के अनुपात में तय की गई है, याद रखना है। 8 पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्य, ठीक है। इनके लिए हमारा जो रहेगा इसमें से 90 और 10 का रेशियो रहेगा, 90 आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 रहेगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के तहत रेशियो यहाँ पर तय किया गया है, ठीक है। अन्य राज्य के थ्रू कितना होगा, राज्यों के वित्त पोषण में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 60 और 40 होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट 60% और स्टेट गवर्नमेंट हमारा 40% रहेगी अन्य राज्यों के अनुपात में यहाँ पर, ठीक है। अगला है केंद्र शासित प्रदेशों में, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा जहाँ पर नहीं है वहाँ 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पर विधानसभा नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं टॉपिक हमारा है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी टॉपिक है, इसका यहाँ से देखते हैं इधर से। मिशन कर्मयोगी के बारे में, ये एक उद्देश्य ऐसा पेशेवर जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित और भविष्य में के लिए यहाँ पर सिविल सेवा का निर्माण करना और जो भारत की विकास संबंधी आकांक्षा उसको यहाँ पर राष्ट्रीय कार्मिकों की प्राथमिकता यहाँ पर पूर्ण रूप में सक्षम हो जाना, ठीक है। ये इसका कुछ बारे में बता रहे बात, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बात, इतना मैंने आपको हाईलाइट कर दिया कि थोड़ा सा इस चीज़ को सिर्फ रीड करना है। दूसरा, इसमें केंद्र सरकार की मंत्रालय, विभाग, संगठन, एजेंसी और सभी सिविल सेवक जो होते हैं ये यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। ये चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। मिशन कर्मयोगी के मार्गदर्शक सिद्धांत, कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत है जैसे कि नियम आधारित, भूमिका आधारित यहाँ पर जो प्रशिक्षण उसकी क्षमता को देख की और बदलाव करना, ठीक है, और क्षमता विकास की योग्यता के आधार पर दृष्टिकोण को अपनाना। सिर्फ ये 2 हमारे जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर जो कौन कौन इसमें शामिल होता है, ठीक है, मिशन कर्मयोगी में। यहाँ पे देखो उत्पत्ति इसके क्या है, इसका गठन 2021 में भारत के राजपत्र प्रकाशित एक जो अधिसूचना उसके जरिए यहाँ पर किया गया था कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, सीबीसी हमारा जो क्षमता निर्माण आयोग, ये क्या है, ये एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर गठित किया गया। आयोग को पूरी तरह से कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता यहाँ पर प्राप्त है। संरचना क्या होगी, इसमें 3 सदस्य होंगे, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, ठीक है, शामिल इनमें होंगे, और इन्हें एक सचिव, भारत सरकार के जो संयुक्त सचिव ग्रेड का एक अधिकारी होगा, उसके अध्यक्षता वाले यहाँ पर आंतरिक जो सचिवालय होंगे उसको तरह सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी इनको, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य सहयोगात्मक और साझा नजरिया अपनाते हुए विश्वसनीय और समान दृष्टिकोण वाले क्षमता निर्माण को आकार देना, इसका हमारा ये उद्देश्य होगा, ठीक है।
और कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है इतना। अगला है ये तो हमारा मेंस का टॉपिक है। यहाँ पे देखो अगला जन योजना अभियान, इसको देखते हैं। जन योजना अभियान क्या है? उद्देश्य क्या है? पंचायत विकास से संबंधित योजना को तैयार करने के लिए प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, पहला आरंभ कब हुआ? इसे पहली बार अक्टूबर 2018 में 2 अक्टूबर 2018 में पंचायती राज मंत्रालय ने सबकी योजना सबका विकास के रूप में यहाँ पर इसे शुरू किया था। ठीक है, इसका कार्यान्वयन क्या होगा? पंचायतों के सभी 3 स्तरों पर इसका कार्यान्वयन यहाँ पर किया जाएगा। इसी निर्वाचित प्रतिनिधि और अग्रिम पंक्ति के सरकारी कार्मिक समुदाय और जो हमारे आधारित जो संगठन है उसके आधार पर यहाँ पर जैसे स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उसके लेकर यहाँ पर अन्य हितधारकों के लिए सक्रिय भागीदारी के यहाँ पर साथ सफल बनाया जाएगा इसको। ठीक है, जन योजना के कुछ मुख्य घटक हैं, जैसे कि देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, घटक हो सकते हैं, जैसे कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना और ब्लॉक पंचायत योजना, जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए पर सुनियोजित तरीके से यहाँ पर इसे महिला सभा, ग्राम सभा, ब्लॉक सभा, इस सब के लिए यहाँ पर आयोजन किया जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट यहाँ पर ये है, ये थीमेटिक या विषयगत अप्रोच समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण को अपनाकर सतत जो लक्ष्य हैं उसके लिए यहाँ पर ये स्थानीयकरण पर आधारित होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसके। और अगला क्या है? इसके समावेशी विकास क्या है? समावेशी विकास जो हमारा है ग्राम जो विकास पंचायत विकास है, इसमें योजना की तैयारी में सहायता के लिए युवाओं को प्लस जो 75 वर्ष से अधिक बुजुर्ग हैं उनके लिए यहाँ पर समावेशी जो भागीदारी उस पर जोर दिया जाएगा। आपसे बोलेगा जो हमारा इसका अभियान था इसमें समावेशी विकास के लिए सिर्फ यहाँ जो बुजुर्ग लोग थे वो 75 साल से अधिक लोगों पर, उन पर यहाँ पर काफ़ी जोर दिया गया, जबकि युवाओं को कम जोर दिया गया था, तो गलत है। युवाओं और जो बुजुर्ग हैं 75 के लिए उनको यहाँ पर दोनों को एक साथ भागीदारी पर जोर दिया जाएगा समावेशी विकास की भागीदारी को लेकर। ठीक है, मंजूरी प्राप्त ग्राम पंचायत विकास योजना जो हमारे ई ग्राम स्वराज पोर्टल से यहाँ पर प्रकाशित किया जाएगा इसमें। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको देख लेना है इसके। यहाँ पे अगला टॉपिक है स्थानीय निकाय की जो हमारी लेखा परीक्षा है उसको देखते हैं। यहाँ पे जो स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, इसको लेकर यहाँ पर लेखा परीक्षा के बारे में पहली बात इंपॉर्टेंट हमारे क्या है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा यहाँ पर संविधान के भाग 9 की 11वीं सूची और तथा भाग 9A की यहाँ पर 12वीं सूची में जोड़े गए थे स्थानीय स्वशासन से जो संबंधित प्रावधान थे वो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, 2020 में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत खाता को ऑनलाइन ऑडिट करने के लिए जमीनी स्तर पर उनके जो उपयोग थे उनमें जवाबदेही के यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट एप्लीकेशन जो थी यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन ये विकसित की थी। इस एप्लीकेशन के अंतर्गत दूरसंचार I2 जो हमारे जिनेवा वर्ल्ड समिट है ऑन इन्फॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2023 से संबंधित भी से किया गया था। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन निकाय जो हमारा वर्तमान लेखा परीक्षा प्रणाली जो होती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग उसकी स्थानीय निकाय की लेखा परीक्षा करने का यहाँ पर इसके अधिकार होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसकी शर्तें जो है 1971 के तहत से प्रावधान की गई, मतलब इसे दी गई हैं शक्तियाँ। ठीक है, अगला है और यहाँ पे देखो कुछ खाते इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारा कैग है खाते की जांच करते हैं सब करते हैं, सब ऐसे नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, तो इतना सिर्फ मैंने जो बताया ऊपर वो इंपॉर्टेंट था आपका। अगला यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से देखो स्थानीय निकाय की जो हमारी लेखा संबंधी परीक्षा है, मतलब लेखा परीक्षा संबंधी जो हमारे कुछ संबंधित प्रावधान है। ठीक है, आपका एक तो आर्टिकल 243Z और दूसरा 243G और 243J, ये क्या है? GJZ सब मिलते जुलते हैं देखो। ठीक है, GJZ। ठीक है, तो स्थानीय निकाय को शक्ति हस्तांतरण करने के लिए मूल सिद्धांत को सुनिश्चित करता है। ठीक है, और ये राज्य के विधानमंडल को कानून बनाकर पंचायतों द्वारा लेखाओं का रखरखाव जो और उनके लेखा परीक्षा होती है उसके संबंध में प्रावधान कर सकता है ये। और 243Z क्या है? किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर उसे नगर पालिका द्वारा लेखाओं को रखरखाव और ऐसे लेखाओं की जो परीक्षा संबंधित प्रावधान यहाँ पर कर सकता है। एक तो 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो 243G और 243Z, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार इसमें 243Z का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड क्या होता है देखते हैं इसको। यहाँ पर क्या है, छावनी बोर्ड जो है हमारे 10 छावनी बोर्ड के जमीनी स्तर पर यहाँ पर विलय हुआ है, इसको लेके यहाँ पर करंट में था ये। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति 1757 प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हिस्ट्री से लिखे। दूसरा, ऐसी पहली छावनी बैरकपुर कोलकाता 1765 में स्थापित की गई थी। ठीक है, आपसे बोल देगा जो हमारी छावनी से पहली थी वो बंगाल या अवध में यहाँ पर की गई थी, ऐसा करके बोलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत में 61 छावनियाँ हैं, इनमें से 6 की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर की गई थी, ये भी आपको याद रखना। तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रशासन, छावनी का
स्थानीय प्रशासन जो सुशासन होता है, संघ सूची का विषय हमारा याद रखने किसका, यूनियन लिस्ट है हमारा, ठीक है, संघ सूची का होगा। दूसरा, ये समझाएं कि 7वीं सूची में संघ सूची के प्रविष्टि 3 में उल्लिखित है, ठीक है, 7वीं सूची में प्लस संघ सूची का विषय और ये 3 में यहाँ पर प्रविष्ट है। 2 चीज़ याद रखनी है, 7वीं सूची और संघ की सूची का है, ठीक है। छावनी को वर्तमान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा छावनी अधिनियम 2006 के तहत प्रशासनिक यहाँ पर किया जाता है। अधिसूचित छावनी के नगर प्रशासन का समग्र कार्य छावनी बोर्ड के पास है, जो कि लोकतांत्रिक, ठीक है, निकाय है। ये बोर्ड लोक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, प्राथमिक जो शिक्षा है आदि प्रदान करने जैसे नागरिक यहाँ पर कार्य संपन्न करते हैं। छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर के 3, 2, 5 और ये 6 और ये 7, ठीक है। छावनी का स्टेशन कमांडर पदेन अध्यक्ष पर जो हमारा कमांडर बोर्ड होता है उसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो करीब 7 से 8 पॉइंट इसके पढ़ने हैं, राइट। छावनी बोर्ड की श्रेणी, इसमें भी देखो कैटेगरी भी बनाएगी, कौन कौन सी कैटेगरी। हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है 50,000 से अधिक जनसंख्या, इसमें 10,000 से 50,000 के बीच, इसमें 2500 से 10,000 और इसमें चौथी श्रेणी में 2500 से कम जनसंख्या वाले हम लोग शामिल हो गए, ठीक है। अगला है पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकरण। इसमें देखते हैं ये निर्णय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसके पर्यावास की सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो रिट था वो दायर की गई थी, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो है, इसमें समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 को प्राणदैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से यहाँ पर मूल अधिकारों की गारंटियाँ प्रदान करता है, ठीक है। आर्टिकल 2024 आर्टिकल 21 जो है 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। अगला है, बस देखो कुछ खास नहीं, बस इसमें यही बताया गया था कि जो हमारा आर्टिकल है इसके तहत बस इतना ही, कुछ इसमें कुछ खास और यहाँ पे नहीं पढ़ना है आपको। आगे है राजनयिक पासपोर्ट। इसमें क्या पढ़ना है हमको, सिर्फ आपको इतना देखना है। देखो राजनयिक पासपोर्ट में हमारा देखना है भारतीय पासपोर्ट के बारे में क्या है। 7वीं हमारी जो अनुसूची है, ऊपर मैंने 7वीं सूची फिर से देखा, यहाँ पे एक और बार फिर से अनुसूची आ गया 7वीं, उसमें संघ सूची, वहाँ पे भी संघ सूची था 7वीं सूची का, यहाँ पे भी संघ सूची है। इसके तहत पासपोर्ट वीजा को लेकर यहाँ पर किया गया, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। आपसे वहाँ पे क्वेश्चन बोल देगा, वो स्टेटमेंट ऊपर वाला देगा, बट पूछेगा यहाँ से लेके कि हमारा जो पासपोर्ट भी इसी अनुसूची के तहत यहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है, या इसी अनुसूची के तहत यहाँ पर इसको उल्लेख करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। एक की पॉइंट आपको जोड़ के चलना है उससे, ठीक है। भारत में यह पासपोर्ट अधिनियम 1967 द्वारा स्थापित शासित होता है। इसके अनुसार, राइट, भारत में प्रस्थान करने वाले, जो प्रस्थान करने का इरादा रखने वाले जो सभी व्यक्ति, उसके पास वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज होना आवश्यक होता है, ठीक है। हालांकि केंद्र सरकार कुछ लोगों को पासपोर्ट रखने की आवश्यकता से छूट दे सकती है, जैसे कि केंद्र सरकार ऐसे व्यक्ति जो पासपोर्ट जारी कर सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है, यदि सरकार का यह मानना है कि वो जनहित में ऐसा करना आवश्यक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट हटा देते हैं इसको। भारत में 3 प्रकार के पासपोर्ट जारी कर सकते हैं, जैसे एक समान नीले रंग का पासपोर्ट हमारा समान होता है, राजनयिक पासपोर्ट आपका होता है व्हाइट कलर का, ठीक है, और अधिकारिक का होता है मैरून कलर का। तो 3 पासपोर्ट भारत में यहाँ पर जारी कर सकते हैं। तो 2 से 3 पॉइंट आपके ये इंपॉर्टेंट हो गए। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ क्या पर हैं, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। 2006 में यहाँ पर शुरू किए गए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत 3 स्तंभ में से एक है, ठीक है। और इनकी कनेक्टिविटी, राष्ट्रीय डेटा और राज्य डेटा बैंक की केंद्र, ये सब यहाँ पर इसके जो प्रमुख स्तंभ में से एक है, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर भारत में ग्रामीण क्षेत्र नागरिक को एकीकृत करने के तरीके से सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र की जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराता है, ठीक है। जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, ये भारतीय जो ग्रामीण होते हैं नागरिकों को एकीकृत सरकारी जो हमारे निजी सामाजिक क्षेत्र हैं उनको सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। ये देश की क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है इनको पैन इंडिया नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर्स से प्रदान की जाने वाली सेवाएं ये निम्नलिखित हैं, जैसे कि सरकार से नागरिक सेवाएं देना, G2C मतलब जैसे आधार कार्ड से जुड़ी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है वो देखना, व्यवसाय उपभोक्ता संबंधी जो हमारी कुछ सेवाएं होती हैं, जैसे भारत में बिल पेमेंट सिस्टम, मोबाइल DTH रिचार्ज, ये सब यहाँ पर हमारा B2C में आ जाएगा, ठीक है। अगला है वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा और पेंशन। ये हमारे कुछ सर्विस सेंटर के जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है इसके बारे में कुछ हमारे सेवा हैं, क्या क्या सेवा प्रदान कर सकता है। एक तो ये, और यहाँ पर 2 जो यहाँ पॉइंट ऊपर मैंने बताया वो, ठीक है। तो 3 से 5 पॉइंट आप यहाँ से कर सकते हो। कॉमन सर्विस सेंटर हमारा 2.0, ये प्रारंभ हुआ था 2015 में। इसका 10 साल पूरा होने वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की काफ़ी उम्मीद है। 10 साल इसका पूरा हो रहा है 2025 में, ठीक है। उद्देश्य क्या है, देश भर में 2.5 लाख से ग्राम पंचायत का जो कम से कम कॉमन सर्विस सेंटर को स्थापित करना, ठीक है। लक्ष्य एक यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फोरम के जरिए यहाँ पर उपलब्ध कराना, ठीक है, और केंद्रों को जोड़ना। मुख्य विशेषता क्या होती है, सेवाओं और जो मानकीकरण है इनका ग्राम स्तर पर इनको जो महिलाएं उसको प्रोत्साहित करना, राइट। अगला है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, की क्या है। देखो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हमारी जो है 2024 में 180 देशों में 159वें स्थान पर भारत हमारा रहा है, ठीक है। भारत की रैंक 159 रही है। इसके बारे में ये सूचकांक पेरिस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा यहाँ पर जारी किया था। ये संगठन सूचना
की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा और प्रसार में दुनिया के अग्रणी जो हमारे गैर सरकारी संगठन उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई पर यहाँ पर जारी किया जाता है। ठीक है, विश्व स्वतंत्रता दिवस हमारा जो होता है 3 मई को, उस पर ही जारी किया जाता है। राइट, ये 3 से 4 पॉइंट आपको ही करने हैं। ठीक है, ये कौन सी रैंक पे भारत है और इस जो संगठन है कौन इसका जारी करता है, कौन अग्रणी है यहाँ पर, और कब यहाँ पर जारी किया जाता है, किस दिवस में। ठीक है, अगला है यहाँ पर देखो एक पॉइंट हो रही है 2024 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस की थीम प्लेनेट के लिए प्रेस, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। प्लेनेट के लिए प्रेस, पर्यावरणीय संकट का समय पत्रकारिता, ये इंपॉर्टेंट हमारी जो बोलेगा कि प्रेस स्वतंत्रता जो दिवस है इसकी थीम क्या है ना। ये आप स्टेटमेंट में दे देगा आपसे कि ये जो थीम है किसकी थीम है, या पर्यावरण दिवस की थीम है ना, या बोल देगा पृथ्वी जो जल दिवस उसकी थीम है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम है। शीर्ष रैंक वाले हमारे 3 देश कौन से, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। हमारी इसकी जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रैंक आई है वो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन इसकी शीर्ष रैंक है 1 2 3 1 2 और 3। ठीक है, सूचकांक की रैंकिंग 5 संकेतों पर आधारित होगी। जो हमारा रैंकिंग इसको देते हैं 5 संकेतों पर, मतलब 5 हमारे जो संकेत रहेंगे है ना, इंडिकेटर्स रहेंगे उस पर देंगे, जैसे कि राजनीतिक होना चाहिए, आर्थिक पे, विधायी पर, सामाजिक और सुरक्षा, इन सब को निकाल करके डेटा को देख करके यहाँ पर ये अपनी रैंक प्रदान करते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि जो हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये किन आयामों पर संकेत अपने जारी करती है, आपसे ऑप्शन दे देगा ये, इनमें से कौन से बोलेगा नहीं है। ठीक है, तो बोलेगा कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तो हो गया, बोलेगा सुरक्षा के में से है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन में डाल देगा ऐसा, तो ये आपको याद रखना है। सह जिला पहल, ये क्या है, असम सरकार ने जिला प्रशासन के भीतर सह जिला पहल अपनी तरह से अनूठी अवधारणाएं पर शुरू की है। ये सिविल सब डिवीजन की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर शुरू की गई है। ठीक है, ये क्या है, ये जिलों के नीचे जो हमारे लघु प्रशासनिक इकाइयाँ हैं वो होंगी। यहाँ का प्रशासन प्रमुख सहायक जिला आयुक्त रैंक का अधिकारी होगा। उसके पास क्या है, जिला आयुक्तों के समान शक्तियाँ और जिम्मेदारी होंगी। इनके क्या महत्व हो सकते हैं, इससे प्रशासन के विकेंद्रीकरण होगा और शासन को अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा और नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए यहाँ पर सुधार होगा और लोगों को उनके घर में नज़दीकी सरकारी सेवा है वो प्रदान की जा सकेंगे। ठीक है, तो हमारे कुछ यहाँ पर जिला पहल के कुछ काम थे। ठीक है, एक बार आपको रीड करना है, सब याद नहीं करने, बस आपको अगर नोट्स बना सकते हो तो अच्छी बात है, सीधा सा जिला पहल लिखो और ऐसे करके नोट्स इनके बना दो ऐसा। ठीक है, तो 5 जो हमारे महत्व थे ये लिख सकते हो, मतलब जल्दी से जल्दी आपको जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में और कम से कम पेजेस में नोट्स बनाने हैं। जब तक मैं बोलता जाता हूँ उतनी देर में आपको ये सब एक स्ट्रक्चर बना, भले नहीं लिख पाते उतने टाइम में तो सीधे से स्ट्रक्चर बना के छोड़ दो, क्लास ओवर होता है उसके बाद आप जाके पूरा एक बार दोबारा से पढ़ लो उसको। ठीक है, तो इस टाइप से देखो जो मैगजीन थी हमारी ये मैगजीन पूरी खत्म हो गई। ठीक है, जो 4 पार्ट थे मैंने 4 पार्ट में आपके सभी टॉपिक जो करंट के लिए हमारे इंपॉर्टेंट थे, यूपीएससी का भी एग्जाम होना है 2025 का, उसके लिए प्लस जो भी स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम हो, जैसे कि भी राजस्थान पीसीएस का एग्जाम होना है, एमपी पीएससी का भी एग्जाम होना है। ठीक है, अभी शायद से बीपीएससी एग्जाम कराएगा नहीं मतलब कन्फर्म है, और जो पीसीएस के एग्जाम उनमें काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका ये, मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर्स अगर यहाँ से कवर करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखो जो आपका मंथली मैगजीन जो भी आप कवर करते हो स्टेट पीसीएस के लिए, ठीक है करते रहो, अगर आप ये भी कर लेते हो तो आपके प्लस पॉइंट जो बेसिक डीपली पूछेगा वो 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे जो लोगों के नहीं करेक्ट होते होंगे। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा इकोनॉमिक की मैगजीन। ठीक है, इकोनॉमिक PTCCT 5। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।